हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में, जिसमें हमारा इंडियन पॉलिटी का लक्ष्मीकांत की सीरीज चल रही थी और इसमें हम लोग पहुंच चुके थे चैप्टर नंबर 23 यानी कि पार्लियामेंट पे। और यहाँ पे जो आज की हमारी टॉपिक होने वाली है वो क्या है। आज की हमारी जो टॉपिक होगी वो होगी बजट इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जो बजट की बात होती है उस चीज के ऊपर आज की हमारी टॉपिक रहने वाली है, जिसमें हम लोग दो चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन लेंगे बजट, पार्लियामेंट में किस तरीके की बजट होती है, और उसके बाद मर्जर देखेंगे कि किस तरीके से रेलवे बजट को आपके मर्जर किया गया था जो आपके जनरल बजट में, उसके बारे में। इसके बाद कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को देखेंगे बिल से रिलेटेड यानी कि बजट से रिलेटेड। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बजट इन पार्लियामेंट। अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर बात की जाए तो बजट जैसे शब्दों का यूज जो है वो नहीं किया गया, यानी कि BUDGET बजट। बजट जो वर्ड है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी नहीं डिफाइन किया गया या लिखा गया है। ठीक है, हम कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में बजट की जगह पे क्या रेफर करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में बजट की जगह पे जो रेफर किया जाता है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, क्या बताया जाता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, और ये जो हैंड रिटन नोट्स है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो जो बजट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रेफर्स किया जाता है वो किया जाता है भैया एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में, या दूसरे शब्दों में कहे जो बजट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी नहीं लिखा है। ठीक है, इसका कहीं ना कहीं पॉपुलर नाम आपका क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पॉपुलर जो स्टेटमेंट है वो ये बताया गया है। ठीक है, और इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में जोड़ा गया है, आर्टिकल नंबर 112 यानी कि 112 आर्टिकल में आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताता है। जो बजट है, बजट एक तरह का स्टेटमेंट है। ठीक है, ये जो आपका बजट है, सिंपली मैं आप बजट ही कहूंगा क्योंकि आपको नाम तो पता लग गया, अब मैं बजट ही कहूंगा। ये बजट क्या दिखाता है, ये जो बजट है वो दिखाता है कि कितना हमारे पास पैसा आया, यानी कि जो मनी है वो रिसिप्ट हुआ पैसा आया, और कितना हमारा मनी जो है खर्च हुआ यानी कि एक्सपेंडिचर हुआ। ठीक है, यानी कि दो चीज की बात करता है, किस चीज की, एक तो कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। कहां से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कितना पैसा आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, और कितना हमारी जो है खर्च हुई एक फाइनेंशियल ईयर में। और फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक है, फाइनेंशियल ईयर जो है वो है आपका 31 मार्च टू 31 सॉरी 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 1 अप्रैल टू 31 मार्च, मार्च जो है एक फाइनेंशियल ईयर जो है काउंट किया जाता है। ठीक है, चलिए आई होप कि यहां तक आपको क्लियर हो रहा होगा। तो बजट जो है शुरुआत होती है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। अब देखिए, कुछ हम लोग इसके साथ साथ कुछ एस्टिमेट भी लगाते हैं कि कितना पैसा आया है और कितना पैसा जो है गया है। ठीक है, और इस बजट में कुछ एलिमेंट है जो इन सारी चीजों को बताते हैं। ठीक है, तो इन जो बजट में कुछ चीजें इंक्लूडेड है उन चीजों की जरा बात करते हैं। अगर मैं पॉइंट वाइज वाइज बात करूं तो सबसे पहला है कि भाई रेवेन्यू कितना आया है और कैपिटल रिसिप्ट जो है वो कितना आया है। ठीक है, ये एस्टिमेट किया जाता है कि रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट इसका क्या किया जाता है, एस्टिमेट किया जाता है। रिसिप्ट रिसिप्ट का क्या किया जाता है, एस्टिमेट किया जाता है, यानी कि अनुमान जो है लगाया जाता है किसका, रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट के बारे में। अगर मैं इन दोनों रिसिप्ट के बारे में बात करूं, यानी कि कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में बात करूं, तो ये दोनों चीज होते क्या है, ये होते हैं भैया गवर्नमेंट जिस तरीके से अर्निंग करती है, ठीक है, तो या फिर जो बिजनेस करती है उसको कैटेगराइज किया गया है। गवर्नमेंट की कहो तो गवर्नमेंट की
अर्निंग या फिर बिजनेस, अर्निंग और कहो तो बिजनेस, बिजनेस को कैटेगराइज किया गया है कि गवर्नमेंट जो है कहाँ से पैसा जो है कमाती है। ठीक है, अगर मैं रेवेन्यू रिसिप्ट की मैं बात करूं तो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है जरा यहां समझ लेते हैं। ये तो वैसे भी इकोनॉमिक का टर्म है। देखिए, रेवेन्यू रिसिप्ट वो होती है जो कि आपके करंट बिजनेस में चल रहा है, ठीक है, और वहां से रेगुलर अर्निंग जो है आ रही है। ठीक है, रेगुलर अर्निंग जो है आ रही है और उसको कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिकल स्टेटमेंट है उसमें रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो भी बिजनेस का प्रॉफिट है और जो भी लॉस है। जैसे कि आपका टैक्स, ठीक है भाई, टैक्स वगैरह लगाते हैं, गवर्नमेंट जो है टैक्स लगाती है, उससे पैसा आ रहा है, तो ये क्या हो गया, रेगुलर अर्निंग है। ठीक है, किसी चीज के ऊपर डिस्काउंट देके, डिस्काउंट देती है तो वहां से जो आपका अर्निंग आता है तो वो चीज हो गया। ठीक है, या नॉन टैक्स रेवेन्यू जैसे कि इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है ना, किसी चीज को आपने दिया है, पैसा दिया था पहले, अब उसका इंटरेस्ट आ रहा है, या फिर ग्रांट या लोन अगर दूसरे गवर्नमेंट को देते हैं तो वो जो गवर्नमेंट के पास पैसा आया वो कहां से आया, आपके रेवेन्यू रिसिप्ट हुआ। यानी कि मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूपी के गवर्नमेंट को क्या किया, पैसा दिया, तो यूपी के गवर्नमेंट के पास जो पैसा आया वो क्या हो गया, रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया। ठीक है, ग्रांट आया या लोन आया वो सारे रेवेन्यू रिसिप्ट में थे। इसके बाद कोई भी अगर आप सेल करते हो, सामान बेचते हो, ठीक है, मान लीजिए कस्टम में कोई सामान पड़ा हुआ है, उसकी आप सेल कर देते हो, तो वहां से जो इनकम आया वो भी आपका क्या होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट है। कोई चीज रेंट पे दे रहे हो, ठीक है, जैसे बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें होती है, एरिया होता है जो आप रेंट पे देते हो, ठीक है, गवर्नमेंट रेंट पे देती है और वहां से उसको अर्निंग आता है, ठीक है, तो वो आपका क्या हो गया, रेवेन्यू रिसिप्ट। सिंपल सी बात, आप अगर घर पे हो, घर आपका रेंट पे दिया जा रहा है, तो वो जो है आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट में काउंट होगी। वहीं अगर मैं बात करूं तो कैपिटल रिसिप्ट की, तो कैपिटल रिसिप्ट किसे कहते हैं, कैपिटल्स का मतलब है कि मोटा पैसा, और मोटा पैसा उन एक्टिविटीज से आता है जो कि नॉन, आप कह सकते हैं रेगुलर तो नहीं आए लेकिन एक बार में बहुत सारा मोटा पैसा है। जैसे लोन में, लोन में आपके पास जो पैसा आ गया, एक बार में मोटा पैसा आ गया, तो वो आपका कैपिटल रिसिप्ट हो गया। या आपने कोई एसेट बेचे, ठीक है, मान लीजिए आपके पास बड़ा सा एक प्लॉट है, जमीन है, और उसको क्या किया, सेल कर दिया। अब सेल कर दिया तो वहां से क्या हुआ, पैसा आया, तो वो आपका कैपिटल जो है रिसिप्ट है। या फिर लैंड दिए, बिल्डिंग दिए, ठीक है, तो ये सारे क्या होंगे, आपके कैपिटल रिसिप्ट है। ये भाई डेली आने वाली चीज नहीं है, ये कभी कभी आती है, और जो एक्टिविटीज करते हो वो डे टू डे वाली एक्टिविटीज नहीं करते हो। ठीक है, तो इन दोनों तरीके से क्या करता है गवर्नमेंट, वो अपनी अर्निंग या बिजनेस वगैरह जो है करते हैं, और यहां से उनको जो भी रेवेन्यू होती है या जो कैपिटल रिसिप्ट होती है उसको एस्टिमेट जो है किया जाता है, ठीक है, बजट में। चलिए, अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट कहता है वेज एंड मीन्स टू रेज द रेवेन्यू। वेज एंड मीन्स, वेज एंड मीन्स, ठीक है, टू रेज द रेवेन्यू। अब इसका मतलब क्या होता है जरा समझिए, रेज द रेवेन्यू, ठीक है, इसका मतलब जरा समझिए। ये वो पैसा होता है, ये वो पैसा होता है, इसको या फिर हम लोग कहेंगे शॉर्ट टर्म लोन कहते हैं, शॉर्ट टर्म लोन कहते हैं, ठीक है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है दोनों ले सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी ले सकती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट भी ले सकती है। किससे लेती है भैया, आरबीआई से लेती है, ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए, अपनी रिक्वायरमेंट को, यानी कि हम कह सकते हैं एक टेम्परेरी कैश के रूप में यूज किया जाता है, टेम्परेरी कैश के रूप में यूज किया जाता है। यानी कि टेम्परेरी अमाउंट में, टेम्परेरी टाइम पीरियड में कुछ हमें जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप वेज एंड मीन्स एडवांस जो है ले सकते हो। इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 90 डेज की होती है। कितनी होती है, 90 डेज की जो है इसकी ड्यूरेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह के होते हैं, एक तो आपके नॉर्मल वेज एंड मीन्स, दूसरे होते हैं आपके स्पेशल वेज एंड मीन्स, जिसको हम लोग स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी आज के टाइम पे जो है कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये दो चीज समझ में आया। तो वेज एंड मीन्स जो कि लिए जाते हैं किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा, और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लेती है, और इसको
रेवेन्यू को रेज करने के लिए किया जाता है। मान लीजिए कभी मिसमैच हो जाता है आपके कितना रेवेन्यू आया कितना नहीं आया थोड़ा पता नहीं लग पाता है उस टाइम पीरियड के लिए, तो आपने क्या किया, वेज एंड मीन्स का सहारा ले लिया, ऐसे भी हो सकता है। इसके बाद तीसरी चीज जो हम लोग बजट में कंटेन करते हैं वो है आपका एस्टीमेट ऑफ एक्सपेंडिचर। एस्टीमेट ऑफ एक्सपेंडिचर यानी कि कितना पैसा आपने खर्च करेंगे या खर्च कर रहे हो। एस्टीमेट ऑफ एक्सपेंडिचर, एस्टीमेट करना जो भी आपके खर्चे होते हैं, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट अगर देखें तो एक्चुअल कितना रिसिप्ट हुआ यानी कि एक्चुअल पैसा कितना आया और एक्सपेंडिचर कितना हुआ एक फाइनेंशियल ईयर में यानी कि क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर में। कहने का मतलब ये चल रहा है 2024-25 का फाइनेंशियल ईयर। अब जब 25-26 का आप बजट निकालेंगे तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे, ये क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर है, इस टाइम को आप क्या करेंगे, यहाँ पे सारी डिटेल निकालेंगे कि एक्चुअल रिसिप्ट कितना हुआ और एक्सपेंडिचर जो है कितना हुआ। एक्चुअल रिसिप्ट कितना हुआ और यहाँ पे एक्सपेंडिचर जो है वो कितना हुआ जो बैक ईयर का ईयर जा रहा है यानी कि जो क्लोजिंग हो रहा है, ठीक है। और जिसके वजह से आपको पता लगता है कि कोई डेफिसिट तो नहीं है या कोई सरप्लस तो नहीं है, क्योंकि भैया आपको पीछे का पता होना चाहिए कि आपने अगर कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, अगर आप माइनस कर देंगे तो आपको क्या पता लग जाएगा, डेफिसिट पता लग जाएगा। डेफिसिट जो है पता लग जाएगा कि इतने मैंने, मेरे पास 10 रुपए आया और मैंने 12 रुपए खर्च किया, तो ऑब्वियसली बात है मुझे 2 रुपए का घाटा हो रहा है यानी कि 2 रुपए में कहीं ना कहीं से लेके आ रहा हूँ, तो डेफिसिट का पता लग रहा है। या फिर आपको सरप्लस का पता लगेगा कि भाई 10 रुपए आया है और मैंने 8 रुपए जो है खर्च किया है, 10 रुपए आया है 8 रुपए खर्च किया है तो मुझे 2 रुपए का प्रॉफिट बचा है, अभी इस साल का मुझे 2 रुपए और खर्च करना है, तो ये हमारा सरप्लस एक्स्ट्रा मनी हो गया, ठीक है। तो ये भी काउंट किया जाता है। उसके बाद लास्ट जो फिफ्थ पॉइंट है वो क्या कहता है कि इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी, ठीक है। जो भी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पॉलिसी होती है जो भी आने वाली ईयर में यानी कि 2025 और 26 की जो आने वाली ईयर है, इसमें क्या खर्चे आने वाले हैं, क्या हमें इकोनॉमिकल कंडीशन पॉलिसीज क्या रखनी है, हमारी फाइनेंशियल पॉलिसीज क्या रखनी है, टैक्सेशन की प्रपोजल क्या रखनी है, ठीक है। जो भी रेवेन्यू होगी प्रोजेक्ट पे, कोई अगर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उस पे कितना रेवेन्यू लगेगा, ठीक है, रेवेन्यू लगेगा, रेवेन्यू लगेगा, ठीक है। या फिर कोई टैक्सेशन की प्रपोजल लेके आ रहे हो जैसे स्लैब रेट घटाना, स्लैब रेट को बढ़ाना, तो टैक्सेशन की प्रपोजल को लेके आना, तो इस तरीके की चीजें जो होती है, ठीक है। स्पेंडिंग प्रोग्राम क्या होगी, आप कितना खर्च करेंगे, स्पेंडिंग प्रोग्राम, आप आगे आने वाले टाइम पे किन किन स्कीम में जो है खर्च करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें। उसके बाद कोई अगर नई स्कीम इंट्रोड्यूस करेंगे, इंट्रोड्यूसिंग न्यू स्कीम, तो उसमें कितना पैसा वगैरह जो है खर्च होगा, वो सारी चीजें किसमें काउंट होगी, आपके बजट में ही दिखाया जाएगा, कंटेन किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके बजट इन द पार्लियामेंट में रहेगी, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर आर्टिकल 112, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं मर्जर ऑफ रेलवे बजट। देखिए 2017 तक की अगर हम बात करें 2017 तक तो क्या था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड टू बजट। तब तक 2017 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती थी, दो बजट निकालती थी, ठीक है। कौन कौन सी, एक तो हो गई भैया रेलवे बजट, ठीक है, एक हो गई आपकी रेलवे बजट और दूसरी होगी नॉर्मल बजट, इसको फुल फॉर्म ही लिख देता हूं, एक हो गई आपकी नॉर्मल बजट और दूसरी होगी आपकी रेलवे बजट, रेलवे बजट, यानी कि दो अलग अलग बजट जो है गवर्नमेंट उस टाइम पे निकालती थी। लेकिन 2017 के बाद इसको क्या किया गया, यहाँ पे एक कर दिया गया, यानी कि जनरल बजट के अंदर ही रेलवे बजट को मर्ज किया गया। जो आपका रेलवे बजट था जिसमें कि क्या डिस्कशन की जाती थी कि रेलवे से कितना पैसा आया
रिसिप्ट हुआ और कितना पैसा जो है आपका एक्सपेंडिचर हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ। और ये किसके द्वारा बताया जाता था? ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा बताया जाता था। जबकि जो दूसरा वाला है, अगला वाला है, यानी कि नॉर्मल बजट की अगर हम बात करें तो इसमें भी आपकी रिसिप्ट और आपकी एक्सपेंडिचर को ही इसमें भी कैलकुलेट किया जाता था और इसमें सभी मिनिस्ट्री को इंक्लूड किया जाता था। इसमें सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को इंक्लूड किया जाता था, जबकि यहाँ पे ऑल मिनिस्ट्री को इंक्लूड किया जाता था, ऑल मिनिस्ट्री को, ठीक है, ऑल मिनिस्ट्री को एक्सेप्ट रेलवे मिनिस्ट्री, रेलवे, ठीक है, यानी कि रेलवे मिनिस्ट्री को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता था नॉर्मल बजट में, ठीक है। जब रेलवे बजट को अगर बात की जाए, रेलवे बजट को जो सेपरेट किया गया, कहां से? जनरल बजट से, ये दो दो अलग अलग बने ना, तो रेलवे बजट को सेपरेट किया गया आपके नॉर्मल बजट में पहली बार कब? 1924 में। कब किया गया? 1924 में, ठीक है। ये जो 1924 में भैया रेलवे बजट को जो सेपरेट किया गया था, ठीक है, तो इसको किसके रिकमेंडेशन पे सेपरेट किया गया था? भैया यहाँ पे रिकमेंडेशन दिए थे ऑकवर्थ कमेटी रिपोर्ट, ऑकवर्थ कमेटी रिपोर्ट के द्वारा, ऑकवर्थ कमेटी रिपोर्ट के द्वारा जो है यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया गया था ताकि इसको जो है सेपरेट किया जाए, ठीक है। यही रीजन है, यहाँ पे कुछ रीजन भी बताए गए कि भाई इस ऑब्जेक्ट और इस रीजन के वजह से हम लोग जो है सेपरेट कर रहे हैं। जरा हम उन रीजन को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो रीजन को देख लेते हैं, क्या रीजन था सेपरेट करने का, ठीक है। रीजन क्या था, तो पॉइंट वाइज देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, क्या रीजन था, क्या रीजन था, क्या ऑब्जेक्टिव था सेपरेट करने का? सबसे पहली बात तो रेलवे की जो फाइनेंस है, ठीक है, जो भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा था उसको फ्लेक्सिबिलिटी बनाना था, टू इंट्रोड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रेलवे फाइनेंस, रेलवे की फाइनेंस को फ्लेक्सिबल बनाना था, फ्लेक्सिबिलिटी बनाना था। इसी वजह से जो है सबसे पहली चीज तो अलग किया गया। दूसरी चीज, यहां पे जो बिजनेस अप्रोच है, यानी कि रेलवे की जो पॉलिसीज है, रेलवे की पॉलिसीज क्या है? जो बिजनेस अप्रोच पे काम करती है, मोस्टली बिजनेस अप्रोच पे जो है आपके काम करती है। तो वो बिजनेस अप्रोच जो है उसको कहीं ना कहीं और ज्यादा फैसिलिटेट करेगा। रेलवे की बिजनेस अप्रोच है, इसको और ज्यादा फैसिलिटेट करने का जो है काम करेगी, ठीक है। तीसरा रीजन क्या बताया गया कि यहां पे कहीं ना कहीं जो जनरल रेवेन्यू है वहां पे स्टेबिलिटी मिलेगी अगर हम एक एनुअल कंट्रीब्यूशन निकाल दे रेलवे के लिए, यानी कि हमारे पास इतना पैसा आया और हमने इतना हिस्सा जो है रेलवे के लिए फिक्स कर दिया, तो एक स्टेबिलिटी मिल जाएगी कि इतने हिस्से को ही हमें नॉर्मल बजट में, नॉर्मल बजट में यानी कि नॉर्मल बजट से ही यूज करना है, यानी कि रेलवे का इससे कुछ लेना देना नहीं रहेगा। तो एक सिक्योर सिक्योर स्टेबिलिटी जो है होनी चाहिए किसमें? आपके एक नॉर्मल बजट में, ठीक है, नॉर्मल बजट में। अगर हमने अपना एक कंट्रीब्यूशन जो रेलवे रेवेन्यू को जाना चाहिए था उसको अगर एस्योर कर दिया, ठीक है। चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या कहता है कि यहां पे जो रेलवे था उसको कहीं ना कहीं प्रॉफिट मोटिव बनाना था, रेलवे को क्या बनाना था? प्रॉफिट मोटिव जो है रखना था, ठीक है, कि वो अपनी जो डेवलपमेंट, जो भी उसकी प्रॉफिट हो या जो भी लॉसेस हो वो उसी के ऊपर होनी चाहिए, और जो भी यहाँ पे रेलवे का जो भी प्रॉफिट होता था उसको कहीं ना कहीं
अपने डेवलपमेंट के लिए ही करना था, ओन डेवलपमेंट, रेलवे की डेवलपमेंट में ही होना चाहिए था। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं बाद में इसको पेइंग किया गया, फिक्स एनुअल कंट्रीब्यूशन किया गया आपके जनरल रेवेन्यू से। ठीक है, 2017 में क्या किए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने रेलवे बजट को आपके जनरल बजट में जो है मर्ज कर दिया। 2017 में रेलवे बजट को किसमें मर्ज कर दिए, रेलवे बजट को आपके जनरल बजट में मर्ज कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे अब केवल सिर्फ एक ही बजट जो है पेश की जाती है पार्लियामेंट में, सिंगल बजट जो है पार्लियामेंट के सामने जो है लाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनियन बजट, यूनियन बजट कहते हैं। ठीक है, तो ये था मर्जर ऑफ रेलवे बजट। अब आगे बात करते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है, प्रोविजंस। तो देखिए क्या बताया जाता है, कुछ प्रोविजन दिए गए हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कि भाई आप इस तरीके से इनैक्टमेंट कर सकते हो, इनैक्टमेंट कर सकते हो इसमें बजट में। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दे रखे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है वो दिया हुआ है। कि इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बजट को जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया है कि इस तरीके से आप जो है प्रोविजन को ऐड कर सकते हो। सबसे पहला पहला पॉइंट वाइज बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, प्रेसिडेंट शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, हर साल हर फाइनेंशियल ईयर में से पहले प्रेसिडेंट क्या करेंगे, प्रेसिडेंट क्या करेंगे कि भाई जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेट रिसिप्ट, स्टेटमेंट जो होंगे, स्टेटमेंट में जो भी रिसिप्ट होगी और जो भी आपके एक्सपेंडिचर होंगे, एक्सपेंडिचर होंगे, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसको क्या करेगी, स्टेटमेंट किसके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी रिसिप्ट होगी या एक्सपेंडिचर होगी उसको प्रेसिडेंट कहाँ रखेंगे, आपके लोकसभा में, या फिर आप कह सकते हैं कि दोनों हाउस में। ठीक है, दोनों हाउस में जो है पेश करेंगे, यानी कि कह सकते हैं तो बोथ ऑफ द हाउस, बोथ ऑफ हाउस में क्या करेंगे, रखेंगे, दोनों हाउस में, लोकसभा और राज्यसभा में रखेंगे। ठीक है, इसके अंदर आर्टिकल 112 ये कहती है कि एक आप एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है लोकसभा और राज्यसभा के सामने रखोगे। ये किसका काम है भैया, प्रेसिडेंट का काम है यहाँ, कि वहां पे एनुअल स्टेटमेंट में क्या एस्टिमेट होगा, रिसिप्ट को भी और एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या इनैक्टमेंट किया गया कि भाई यहां पे कोई भी ग्रांट का डिमांड जो है नहीं होगा एक्सेप्ट रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, यानी कि नो डिमांड फॉर ग्रांट शैल बी मेड एक्सेप्ट इन रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन नहीं है तो यहाँ पे कोई भी डिमांड ऑफ ग्रांट जो है वो नहीं होगा, डिमांड ऑफ ए ग्रांट एक्सेप्ट प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन, प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन, ये कहता है आर्टिकल 130। थर्ड पॉइंट क्या कहते हैं कि कोई भी मनी, कोई भी मनी अगर आप निकाल रहे हो, और कहां से निकालोगे भैया, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से अगर आप कोई भी मनी जो है विड्रॉल कर रहे हो, क्या कर रहे हो, विड्रॉल कर रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, या विड्रॉल कर रहे हो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से एक्सेप्ट अंडर एप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ, यानी कि जो लॉ के द्वारा, ठीक है, आप ऐसे कोई भी मनी नहीं निकाल सकते जब तक
जो लॉ है, एप्रोप्रिएशन जो बना हुआ है, ठीक है, अंडर एप्रोप्रिएशन बने हुए हैं, एप्रोप्रिएशन बने हुए हैं लॉ के द्वारा, उसी के माध्यम से क्या कर सकते हो आप, जो है कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से जो है पैसे निकाल सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ से विड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, आप तब तक मनी जो है कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से नहीं निकाल सकते जब तक आपको एप्रोप्रिएशन ना लाए, यानी कि जिसको आप कहते हो एप्रोप्रिएशन लॉ जिसको कहते हैं, तो जब तक वो ना आए तब तक आप लोग जो है यहाँ पे नहीं निकाल सकते। चौथा चौथा पॉइंट क्या कहता है, चौथा पॉइंट कहता है नो मनी बिल इम्पोज टैक्स। कोई भी ऐसा मनी बिल, कोई भी मनी बिल जो है वो इम्पोज नहीं कर सकता टैक्सेस को। ठीक है, शैल बी इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस नहीं होगा और ना ही वहां पे इम्पोज किया जाएगा टैक्स को, एक्सेप्ट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बिना आप कोई भी टैक्स को, नो मनी बिल, कोई भी ऐसा मनी बिल जो है इम्पोजिंग, कोई भी मनी ऐसा मनी बिल टैक्स को इम्पोज जो है नहीं कर सकता, एक्सेप्ट प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन। प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जब तक ना मिले आप जो है पहले जो है आप कोई भी टैक्स इम्पोज नहीं कर सकते मनी बिल में। ठीक है, और ये ऐसा एक बिल जो इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता वो राज्यसभा है, राज्यसभा में भी आप मनी बिल को जो है इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है ना, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। आप यहाँ पे टैक्स को जो है ना तो लगा सकते हो ना ही यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हो, एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ द लॉ। ठीक है, यहाँ पे ना तो टैक्स लगा सकते हो और ना ही आप टैक्स को कलेक्ट कर सकते हो। नो टैक्स लेविड, यानी कि लगा सकते हो या फिर कलेक्ट कर सकते हो। कलेक्ट जो है कलेक्ट भी नहीं कर सकते ना आप यहाँ पे टैक्स जो है लगा सकते हो। ठीक है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, एक्सेप्ट कौन सी, अगर अथॉरिटी ऑफ लॉ कहता है तभी आप ये कर सकते हो, एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। ठीक है, तो ये बताई जाती है अंडर आर्टिकल 117। ठीक है, 5 पॉइंट हो गए। छठे पॉइंट की बात करते हैं। छठा पॉइंट क्या कहता है, पार्लियामेंट रिड्यूस कर सकता है या अबोलिश कर सकता है टैक्स को। पार्लियामेंट क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है या फिर अबोलिश कर सकता है इसको, टैक्स को। ठीक है, रिड्यूस कर सकता है या अबोलिश कर सकता है टैक्स को, लेकिन यहां पे इंक्रीज नहीं कर सकता, कैन नॉट इंक्रीज, यहां इंक्रीज नहीं कर सकता। ठीक है, ये छठा पॉइंट कहता है। सातवें पॉइंट की बात करते हैं। सातवां पॉइंट क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ने यहां पे डिफाइन कर रखा है अपनी रिलेटिव रोल्स और पोजीशन की, दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट की, कि आप बजट को किस तरीके से इनैक्टमेंट कर सकते हो। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ प्रोविजन बना रखे हैं कि आपको किस तरीके से इनैक्टमेंट करना होगा बजट को, इनैक्टमेंट ऑफ द बजट, और कहाँ पे, लोकसभा और राज्यसभा में, यानी कि हाउसेस में किस तरीके से इनैक्टमेंट कर सकते हो उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ बता रखा है। ठीक है, कैसे बता रखा है इसको भी जरा देखते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट कहता है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में, पहला पॉइंट ए पॉइंट की बात करते हैं, एक मनी बिल या फाइनेंशियल बिल जो डील करता है टैक्सेशन से, उसको राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं। कोई भी मनी बिल है, मनी बिल है, ठीक है, या फाइनेंशियल बिल है, फाइनेंशियल बिल है, उसको आप राज्यसभा में नॉट इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते।
ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इसको सिर्फ इंट्रोड्यूस कहाँ कर सकते हो आप, लोकसभा में इंट्रोड्यूस जो है कर सकते हो। ठीक है, अंडर आर्टिकल 113 कहता है, 109 कहता है। दूसरा पॉइंट कहता है, बी पॉइंट कहता है, राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है कि वो वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट कर सके। राज्यसभा के पास ऐसी कोई पावर नहीं है, नो पावर फॉर डिमांड फॉर ग्रांट, डिमांड फॉर ग्रांट्स। ठीक है, और ये जो पावर है वो एक्सक्लूसिवली पावर है, एक्सक्लूसिव पावर है, यानी कि सिर्फ एक ही के पास है, और वो किसके पास है भैया, लोकसभा के पास। एक्सक्लूसिव पावर, तो लोकसभा के पास ही पावर है और किसी के पास नहीं। बी पॉइंट कहता है। सी पॉइंट की बात करते हैं। सी पॉइंट क्या कहता है, राज्यसभा यहां पे मनी बिल या फिर फाइनेंशियल बिल को, मनी बिल हो गया या आपके फाइनेंशियल बिल हो गया, उसको क्या कर सकता है, रिटर्न कर सकता है। और वो भी रिटर्न कर सकता है किसको, लोकसभा को। रिटर्न कर सकता है लोकसभा को, वो भी कितने दिन में, 14 डेज के अंदर अंदर, 14 डेज के अंदर अंदर। किसके साथ भैया, या तो वो एक्सेप्ट करे, एक्सेप्ट करके जो है वो रिटर्न कर सकता है, या फिर कुछ रिकमेंडेशन जो है, रिकमेंडेशन जो है वो दे सकता है। इसको, राज्यसभा को, इसको राज्यसभा को, सॉरी लोकसभा को। ठीक है, लोकसभा को। अब ये लोकसभा का काम है कि वो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, वो उसका काम है। ठीक है, बस यहाँ पे राज्यसभा के पास वो बिल को या तो रिकमेंडेशन कर सकते हैं या एक्सेप्ट करके उसको आगे जो है बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और लोकसभा का काम है कि वो चाहे तो इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करे, चाहे तो वो ना करे। ये एक्सक्लूसिव राइट है किसके पास, लोकसभा के पास। ठीक है, ये 3 पॉइंट बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने किस तरीके से यहाँ पे हाउसेस को अपने अपने रोल में बांध रखा है। ठीक है, बजट के मुकाबले। पॉइंट 7 हो गए, 8वें पॉइंट की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 क्या कहता है कि भाई यहाँ पे बात की जाती है एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर की, जो भी बजट में होता है, और यहाँ पे दिखाते हैं किस तरीके से सेपरेट किया गया है एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यानी कि जो भी एक्सपेंडिचर, मैं अगर बात करूं, एक्सपेंडिचर एस्टिमेट की जाती है, एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर, और किस में भैया, सबसे पहली चीज तो जो चार्ज होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, चार्ज मतलब ये खर्चे होना ही होना है, चार्ज ऑन कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से, यानी कि ऐसे खर्चे जो होना ही होना है, जैसे जजेस की सैलरी, प्रेसिडेंट की सैलरी, ये सब होने हैं, ये चार्ज है, ये होने ही होने हैं। तो इनमें क्या एक्सपेंडिचर होंगे उसका एस्टिमेट, और एक्सपेंडिचर जो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से होंगे, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से, ऐसी चीजें जो कि चार्ज नहीं है, मतलब होना ना होना जरूरी नहीं है, लेकिन कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से ही तो पैसे जाएंगे। एक तो जो होना ही है, चार्ज है, मतलब होना ही होना है, और दूसरा जो जरूरी नहीं है कि भाई इस पर्टिकुलर जगह पे जाना है, बस खर्चा हो रहा है। ठीक है, यानी कि कोई भी पैसे आप कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से निकालो, या कोई भी ऐसा पैसा जो फिक्स है, किसी के लिए जाना है, तो वो दोनों ही कहीं ना कहीं आपके एक्सपेंडिचर में एस्टिमेट किए जाते हैं। आई होप कि समझ में आया होगा। फिर से एक बार बता दूं, मान लीजिए जजेस है, ठीक है, जजेस है, ठीक है। अब जजेस की जो है सैलरी कहां से जानी है, सैलरी कहां से जानी है भैया, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से, सीएफआई से जाना है, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से, ये जाना ही जाना है। तो ये हो गया आपका
चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। लेकिन मान लीजिए कोई एक गवर्नमेंट स्कीम आई, गवर्नमेंट स्कीम लाया कोई मिनिस्ट्री, और उस गवर्नमेंट स्कीम के लिए जो है पैसा जाना है, तो ये तो फिक्स नहीं था कि कौन सी गवर्नमेंट स्कीम आएगी, तो ये बाद में पता चला। तो ये भी कहां से जाएगा, आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये वाला कहां से जाएगा, चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इन दोनों का एस्टिमेट कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर जो है वो होता है अंडर आर्टिकल 112। ठीक है, पॉइंट बात करते हैं 9th पॉइंट की। अगर नहीं समझ में आए आप इसको रिपीट करके एक बार देख सकते हैं। ठीक है, और काफी देर हो गई है, आई होप कि आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि और मैं इस तरीके के और वीडियो जो है बना सकूं। चलिए बात करते हैं आगे। जो बजट है, बजट में यहाँ पे एक्सपेंडिचर, जो रेवेन्यू पे जो एक्सपेंडिचर है उसको अकाउंट की जाती है जो अदर एक्सपेंडिचर से। ठीक है, बजट, बजट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया किसमें, एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू अकाउंट से, रेवेन्यू अकाउंट से किसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ये डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, डिस्टिंग्यूश किया गया है। ठीक है, इसमें आपके रेवेन्यू अकाउंट से फ्रॉम अदर एक्सपेंडिचर से, अदर एक्सपेंडिचर, दूसरे एक्सपेंडिचर से। जो रेवेन्यू अकाउंट से एक्सपेंडिचर होना है और जो दूसरे एक्सपेंडिचर होना है उसमें कहीं ना कहीं बजट क्या किया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ठीक है, दो चीजों में एक्सपेंडिचर किया गया, ये भी अंडर आर्टिकल 112 बात करते हैं। पॉइंट नंबर 10 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 10 क्या कहता है, एक्सपेंडिचर जो चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, उसको आप पार्लियामेंट में वोटिंग नहीं कर सकते, नॉट वोट ऑफ पार्लियामेंट, इस पे एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, फंड ऑफ इंडिया, उसके ऊपर वोटिंग जो है यहां पे नहीं हो सकती। ठीक है, ये बात की जाती है पॉइंट नंबर 10। यानी कि जो भी चार्ज की जाती है कंसोलिडेट ऑफ इंडिया, इंडिया से, उस पर कोई भी वोट जो है नहीं हो सकता है, लेकिन यहां पे डिस्कस जरूर हो सकता है, डिस्कस्ड हो सकता है, डिस्कस हो सकता है। ठीक है, पार्लियामेंट के द्वारा डिस्कस किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 113 में। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 11 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 11 क्या कहता है, जो लोकसभा है वो क्या कर सकती है, कोई भी डिमांड है उसको अप्रूव या रिफ्यूज कर सकती है। लोकसभा जो है वो डिमांड को, यानी कि इतना डिमांड चाहिए, उसको या तो रिफ्यूज करे या फिर उसको अप्रूव करे, कर सकती है। ठीक है, लोकसभा, और रिड्यूस कर सकती है, और क्या कर सकती है, रिड्यूस भी कर सकती है, बट जो बिल में छप के आया है उसको इंक्रीज नहीं कर सकती, नॉट इंक्रीज। मान लीजिए 200 करोड़ रुपए चाहिए और 200 करोड़ की जो है डिमांड किया है, तो उसको मना कर सकती है कि इस टाइम पे 200 करोड़ नहीं चाहिए, या अप्रूव कर सकती है हाँ भाई 200 करोड़ चाहिए, या फिर 200 करोड़ की अमाउंट को घटा के 1.5 करोड़ कर दे। ठीक है, तो ये कर सकता है, लेकिन 200 करोड़ से 150 करोड़ कर सकता है, लेकिन वो 200 करोड़ से 250 करोड़ जो है नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसा भी कहां बताया जाता है, आपके 113 में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 12 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 12 क्या कहता है कि आप कोई ऐसा अमेंडमेंट नहीं ला सकते, नो सच अमेंडमेंट, कोई आप ऐसा अमेंडमेंट यानी कि बदलाव नहीं ला सकते
जिसमें आप या तो किसी चीज को प्रपोज कर रहे हो, ठीक है, यानी कि पैसे को और लाने की बात करते हो, ठीक है, टू द अप्रोप्रिएशन बिल के अंदर में। अगर आप अप्रोप्रिएशन बिल लेके आते हो और उसमें आप चाहते हो कि हम पैसे को इंक्रीज करें, ठीक है, अमेंडमेंट जो है, अप्रोप्रिएशन बिल लाया गया आइदर हाउस इन पार्लियामेंट, दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, और ये कहीं ना कहीं जो अमाउंट फिक्स है उसमें अमाउंट जो फिक्स है उसको वेरी कर रहा हो, ठीक है, यानी कि उसको चेंज कर रहा हो, वेरी कर रहा हो, या फिर आप अल्टर कर रहे हैं डेस्टिनेशन को, मतलब जहां खर्च होना है वहां ना होके अल्टर कर रहे हैं आप इसकी डेस्टिनेशन को, दूसरी जगह पे खर्च होगा, ठीक है, कोई भी ग्रांट वोट देके, ठीक है, या फिर कोई एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर जो चार्ज है, चार्ज ऑन कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से हो रहा है और उसमें वेरी कर रहा है, वहां पे वेरी कर रहा है, तो ये चीज जो है आप ये अमेंडमेंट जो है ऐसे अमेंडमेंट नहीं ला सकते। आर्टिकल 115 कहता है आप कोई भी इस तरीके के अमेंडमेंट को प्रपोज नहीं कर सकते अप्रोप्रिएशन बिल में अगर वो किस अमाउंट को क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, या अमाउंट की जो डेस्टिनेशन जहां लगनी थी वहां से हटके आप किसी दूसरे डेस्टिनेशन पे जो है उसको ट्रांसफर कर रहे हैं और वहां से वोट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते। जो एक्सपेंडिचर मान लीजिए चार्ज ऑफ कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से होना है और उसको कहीं ना कहीं वेरी कर रहे हो, तो ये भी चीज आप वहां पे अमेंडमेंट नहीं कर सकते अप्रोप्रिएशन बिल में, ठीक है। ये है आपका पॉइंट नंबर 12। लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 13 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 13 क्या कहता है, लोकसभा यहां पे क्या कर सकता है, लोकसभा कैन मेक कोई भी ऐसा ग्रांट इन एडवांस जो है कर सकता है जो भी एस्टिमेट एक्सपेंडिचर में है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर के लिए, यानी कि आपके कोई भी वोट ऑन अकाउंट जो है कर सकता है। सिंपल सी हम कहे तो लोकसभा जो है वो वोट ऑन अकाउंट कर सकता है। वोट ऑन अकाउंट को जरा ठीक से समझते हैं, वोट ऑन अकाउंट तब आपको समझ में आ जाए, ठीक है। लोकसभा जो है वोट ऑन अकाउंट जो है कर सकता है, यानी कि कोई एक अचानक से खर्चा आ गया, ठीक है, तो लोकसभा यहाँ पे क्या कर सकता है, एडवांस में ग्रांट ले सकता है। एडवांस में क्या कर सकता है, ग्रांट जो है वो क्या कर सकता है, ले सकता है, एडवांस में ग्रांट ले सकता है वोट ऑन अकाउंट करके, जो भी एस्टिमेट एक्सपेंडिचर किए। मान लीजिए एस्टिमेट एक्सपेंडिचर 100 करोड़ का है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन में 100 करोड़ ले लेते हैं, ठीक है, अब उसमें 100 करोड़ की जगह 105 करोड़ जो है लग गए, तो आपको 5 करोड़ जो है वो क्या करेंगे, एडवांस जो है वो वोट ऑन अकाउंट करके ले सकता है, ठीक है, उस फाइनेंशियल ईयर के पार्ट, ठीक है। इसके साथ साथ जो पेंडिंग है वो कंप्लीट होगी किससे, वोट ऑन डिमांड पे फॉर ग्रांट और इनैक्टमेंट ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल के साथ, यानी कि एडवांस में ले सकता है। यानी कि सपोज कीजिए अभी फाइनेंशियल ईयर 2025 आया नहीं है, लेकिन फरवरी से लेके 1 मार्च को आपको पैसा मिलेगा, 1 अप्रैल को मिलेगा, लेकिन आपको 1 फरवरी से 1 मार्च तक जो है आपको काम चलाना है, 1 मार्च तक जो है आपको काम चलाना है, तो आप क्या कर सकते हो, वोट ऑन अकाउंट कर सकते हो और एडवांस में कुछ पैसे जो है ले सकते हो, ठीक है, उस फाइनेंशियल ईयर में, मतलब 2025-26 के लिए एडवांस में ले सकते हो। और जो पेंडिंग है वो वोट ऑन डिमांड कर सकते हो ग्रांट के लिए, और इसके साथ साथ एप्रोप्रिएशन बिल जो है, एप्रोप्रिएशन बिल जो है वो ला सकते हो, और एप्रोप्रिएशन बिल के साथ आप जो है क्या कर सकते हो, पैसे को विड्रॉल कर सकते हो, यानी कि ले सकते हो, ठीक है। तो एडवांस कह सकते हैं तो वोट ऑन अकाउंट जो है वो करने की पावर किसके पास है, आपके लोकसभा के पास है, ठीक है। तो ये वोट ऑन अकाउंट के बारे में बता दें, तो ये बात करता है आर्टिकल 116 की, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो चीजों की आज डिस्कस किया, बजट इन पार्लियामेंट, और इसमें हमने बात की मर्जर ऑफ रेलवे बजट और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में।
तो आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।